फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरविंद सर। आप देखिए आपको पृष्ठ रसायन पे हम कुछ चीज़ें बताएंगे। मैंने इस बोर्ड पर या स्क्रीन पर जो है पहले से ही कुछ लिख रखा है, क्योंकि लिखने में टाइम काफ़ी टूट जाता है, जिससे वीडियो जो है आपका लंबा हो जाता है। ठीक, तो देखिए पृष्ठ रसायन, सबसे पहली बात आप ये ध्यान देंगे कि आखिर पृष्ठ रसायन है क्या। देखिए सॉलिड स्टेट में हमने बहुत सी वस्तुएं पदार्थ देखे हैं, लिक्विड्स में बहुत से पदार्थ देखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं देखा गया है। आपके आसपास पानी है, दूध है, तेल है, ये लिक्विड्स में हो गए। ईंट, गिट्टी, पत्थर, ढेर सारे जो पदार्थ हैं आपके, ये क्या है, सॉलिड्स में। किसी भी सॉलिड्स में पृष्ठ आप देखते हैं, जैसे बोर्ड है तो ये बोर्ड में देखेंगे, बोर्ड क्या है आपका, एक पृष्ठ है। क्या है, एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ के ऊपर होने वाली कोई भी क्रिया या परिघटना आपकी पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। ठीक, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भौतिक पृष्ठ या स्थूल द्रव्य के किसी पृष्ठ का अध्ययन करते हैं, या उस स्थूल द्रव्य के पृष्ठ पर होने वाली किसी परिघटना का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, पृष्ठ रसायन। अब पृष्ठ क्या है, किसी भी संघनित अवस्था की भौतिक सीमा को हम क्या कह देते हैं, पृष्ठ कह देते हैं। मतलब भौतिक अवस्था होनी चाहिए, वो भी कैसे, कंडेंसड होनी चाहिए, संघनित होनी चाहिए, उसको हम कह देते हैं कि यह पृष्ठ है। ठीक, अब देखिए पृष्ठ पर क्रियाएं, हमने यहाँ पे लिख रखा है पृष्ठ पर क्रियाएं, मतलब कितनी क्रियाएं हैं जो पृष्ठ पर हो रही हैं। हमें पृष्ठ रसायन के अंतर्गत केवल 3 क्रियाओं को पढ़ना है, जिनको क्या कह देते हैं, अधिशोषण कहते हैं, दूसरे को विशोषण कहते हैं, और तीसरे को अवशोषण कहते हैं। अब अधिशोषण एक अलग प्रक्रिया है, विशोषण एक अलग प्रक्रिया है, और अवशोषण एक अलग प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अधिशोषण अलग है, विशोषण अलग है, और अवशोषण अलग है। अब बात आती है अधिशोषण की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पृष्ठ रसायन, तो अधिशोषण की बात आती है तो अधिशोषण शब्द आपका किससे बना है, एडजॉर्प्शन से बना है। किससे बना है, एडजॉर्प्शन से बना है। और एडजॉर्प्शन शब्द आपके लैटिन भाषा के सार्वर शब्द से बना है। किससे बना है, सार्वर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चूषण। क्या होता है, सार्वर का अर्थ होता है चूषण होता है। और इस शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, ये भी आप ध्यान देंगे। ये कैसर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस घटना को पहले देखा था, और उन्होंने क्या कहा था कि ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। अब देखेंगे एडजॉर्प्शन है क्या। मैं सिंपल सी बात एग्जाम्पल्स में रख के दे रहा हूँ, जो तुम्हारे आसपास दिख रहा है उसको देखो। हम इससे मतलब नहीं कि आपके विज्ञान में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। देखिए ये दीवार है, या आपका बोर्ड है, दीवार है कि नहीं। अब हम देखते क्या है कि अगर इस दीवार को हमने, बोर्ड को हमने बढ़िया साफ करके रखा है, क्या है, साफ सुथरा है, क्योंकि हमने इसमें डस्टर से जो है मतलब प्लेन कर दिया। अगर हम इसको कुछ दिन नहीं साफ करते तो इसमें क्या होता है, धूल आदि के कण क्या है, चिपक जाते हैं। क्या है, आदि के कण चिपक जाते हैं। तो जो धूल का कण इस बोर्ड पे चिपक रहा है, उसी को हम कह देते हैं आपका अधिशोषण हो रहा है। क्या है, वहां पे आपका अधिशोषण हो गया। तो बात आती है अधिशोषण की डेफिनेशन की, तो ध्यान देंगे अधिशोषण क्या है, किसी पदार्थ की सांद्रता उसके जब पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाती है। अभी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बोर्ड का और धूल का दिया, तो देखिए बोर्ड पे जो क्या कहते हैं स्थूल द्रव्य है वो अलग है, और इस पे क्या कहते हैं जो पदार्थ चिपक गया, तो उसका क्या कहते हैं, सांद्रता, इस बोर्ड के पृष्ठ पर उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा हो गई,
जबकि इसके भीतर वाले लकड़ी की सांद्रता इस पृष्ठ की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। तो हम कह देते हैं कि किसी पदार्थ की सांद्रता जब पृष्ठ पर उसके स्थूल की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है तो हम उसको कह देते हैं यहाँ पे अधिशोषण की घटना हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिशोषण की घटना हो रही है। तो बात ये समझ में आ गई होगी, मैं खूब अच्छी तरह से चलता हूँ। अब देखें क्या है, अब अधिशोषण में आपके अधिशोषक हो गया और अधिशोष हो गया, इसके दो पोर्शन हो गए। अधिशोषण में क्या, एक तो अधिशोषक हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, अधिशोष हो जाएगा। अधिशोषक क्या है, मतलब अधिशोषण की क्रिया जिस पे हो रही है, मतलब जिस पृष्ठ पर अधिशोषण की क्रिया हो रही है उसको कह देते हैं अधिशोषक। क्या है, उसको कह देते हैं अधिशोषक। माना हमारे मकान की दीवार है, मकान की दीवार पे क्या कहते हैं, पानी या धूल धुआं आदि क्या कहते हैं चिपक रहा है, तो हमारा जो दीवार है ना वो दीवार क्या हो जाएगी, अधिशोषक हो जाएगी। और दीवार पे धूल धुआं चिपकने की क्रिया क्या हो जाएगी, अधिशोषण क्रिया हो जाएगी। अब बात क्या है, अगला प्रश्न पॉइंट आता है अधिशोष। आखिर अधिशोष क्या है भाई, अधिशोषक तो हमने जान लिया और अधिशोषण जान लिया। अधिशोषण तो एक क्रिया हो गई जो हो रही है, अधिशोषक क्या है, जो उस क्रिया पे लागू हो रहा है। अब अधिशोष से क्या है, मतलब किसी भी पृष्ठ पर जो पदार्थ चिपक रहा होता है, क्या होता है, जो पदार्थ चिपक रहा होता है उसको कह देते हैं हम अधिशोष से कह देते हैं। क्या कहते हैं, वह पदार्थ जिसका अधिशोषण हो रहा है या मतलब चिपक रहा है, क्योंकि हमने चिपकना चूषण से शब्द बताया, चिपकना या चूषण, क्योंकि दीवार पर हमारी मिट्टी का कण क्या है, चिपकता है या चूषित हो जाता है, तो हम उसको कह देंगे कि यह अधिशोष है। तो बात समझ में आई। अब देखेंगे इसके बाद हमने दो चीजें और आपके लिए हैं। यहाँ पे क्या लिया है, एक तो हमने लिया है विशोषण और एक तो लिया है हमने अवशोषण। अब विशोषण क्या है भाई, अवशोषण का उल्टा तो विशोषण हो गया, ठीक है ना। तो विशोषण क्या है, किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाने की क्रिया क्या हो जाएगी, विशोषण हो जाएगी। अरे मान लो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया, अब ये क्या है, अधिशोषित है, अगर इसको मैं बिगाड़ दूं या हटा दूं तो क्या हो गया, वो विशोषण हो गया। मतलब इसको हम साफ कर दें तो क्या हो गया, विशोषण की। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इंक है ना, ये इंक इस पर बोर्ड पर क्या कहते हैं आपके अधिशोषित है, ये इस पे चिपका हुआ है, इस पे चूषित है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, इसको हटाने की क्रिया। बिल्कुल, अधिशोषण क्या है, लिखने की क्रिया हो गई और आपका विशोषण क्या है, उसको हटाने की क्रिया हो गई। क्या कर देंगे हम, उसको हटाने की क्रिया कह देंगे, तो ये आपकी विशोषण की क्रिया हो जाती है। आगे फिर क्या देखते हैं कि विशोषण के बाद अवशोषण। अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थूल व पृष्ठ दोनों की सांद्रता क्या होती, समान होती, ये ध्यान रखना भाई। स्थूल कोई द्रव्य है, अरे मैंने मान लिया यहाँ पे ये स्केच है, देख लें यहाँ पे क्या है, ये मार्कर है। मार्कर आपका एक क्या कहते हैं वस्तु है। इस मार्कर के ऊपर ये ऊपरी जो दिख रहा है ना, ये इसको पृष्ठ कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, इसको पृष्ठ कह देंगे। अब इस पृष्ठ के जस्ट भीतर जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कह देते हैं, स्थूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्थूल। मतलब संपूर्ण पदार्थ के भी इस स्केच का संपूर्ण भीतरी पदार्थ जो है उसको क्या कहते हैं, हम स्थूल कह देते हैं। अर्थात स्थूल की सांद्रता और इसके पृष्ठ की सांद्रता जब क्या होती है, इक्वल होती है या समान रहती है, उस घटना को हम कह देते हैं अवशोषण। अवशोषण में ये ध्यान रखेंगे, आपके पृष्ठ भर में कोई पदार्थ अधिशोषित नहीं होगा, पृष्ठ के भीतर मतलब उपस्थित स्थूल में भी अधिशोषित हो जाएगा। जैसे अगर आपने मान लो मिट्टी ले लिया, अब मिट्टी में आपने पानी डाला तो पृष्ठ भी पानी अवशोषित करेगा और पृष्ठ के भीतर उपस्थित मिट्टी का कण भी उसके स्थूल के द्वारा भी पानी को क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अधिशोषण में एक ऋणात्मक अधिशोषण हो गया, एक धनात्मक अधिशोषण हो गया। जब पदार्थ की सांद्रता पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा कम हो जाती तो उसको क्या कह देंगे हम, ये ऋणात्मक है। अधिशोषण की जो है मात्रा क्या है, स्थूल की अपेक्षाकृत क्या होती है, कम हो जाती। कहाँ पे, पृष्ठ पर। तो उसको हम कह देते हैं कि भैया यहाँ पे ये ऋणात्मक अवशोषण हो रहा है। अब अवशोषण देखें दो प्रकार का होता है। एक तो अधिशोषण आपका भौतिक अधिशोषण हो गया और दूसरा क्या होगा आपका रासायनिक अधिशोषण हो गया।
भौतिक अधिशोषण में वान डर वाल्स उपस्थित होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में वान डर वाल्स नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये मेन पॉइंट है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि भौतिक अधिशोषण में क्या कहते हैं, वान डर वाल्स बल जो होता है उपस्थित होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में वान डर वाल्स बल नहीं होता है। अब अधिशोषण का कारण सबसे मस्ट पॉइंट है आपका कि अधिशोषण आखिर होता ही क्यों, अधिशोषण आखिर होता ही क्यों। यह पृष्ठ पर उपस्थित वास्तव में देखो किसी भी पदार्थ में अधिशोषण की क्रिया होना उस पदार्थ में उपस्थित मुक्त संयोजकताएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मुक्त संयोजकता क्या है, अरे हमने बताया कोई भी मेटल है, अरे मेटल है तो मेटल में मुक्त इलेक्ट्रॉन आपने सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है, वो पृष्ठ पर ही तो होते हैं और कहीं होते हैं क्या कि पृष्ठ के भीतर होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से पृष्ठ के बाहर होता, पृष्ठ पर होता है, उसी प्रकार से आपके किसी भी धातु का जो पृष्ठ है उस पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पे मेटल एम 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 लिया, यहाँ पे देखो 4 संयोजकताएं दर्शाइए, 1 2 3 और 4। देखिए देखो 2 संयोजकताएं आपकी क्या है, बॉन्डेड है, ये क्या है 2 संयोजकताएं बंधित हैं, जबकि यहाँ पर जो उपस्थित है ये मुक्त है, मतलब इसकी किसी के साथ संयोग नहीं है, ये मुक्त है, ये मुक्त संयोजकता है, मुक्त संयोजकता है, इसका बंध किसी के साथ नहीं जुड़ा है, तो अधिशोषण इन्हीं संयोजकताओं पर होगा। अर्थात कोई जो चिपकने वाला पदार्थ है या अधिशोषित होने वाला पदार्थ है या अधिशोष है वो इन्हीं संयोजकताओं के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। ठीक, तो ये मुक्त संयोजकता के कारण आपका अधिशोषण होता है। अब ये ध्यान रखेंगे अधिशोषण निर्भर किस किस चीज पे पड़ता है, तो अधिशोषण देखो नंबर 1 पे तो क्या, अधिशोषण अधिशोष की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात आपका जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है वो किस तरह का है। जैसे गैसों में अगर हम देख लें, गैसों में तो जो गैसें आपकी आसानी के साथ द्रवीभूत हो जाती हैं उनकी अधिशोषकता क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे NH3 है, अमोनिया, NH3HCl, ये जो गैसें हैं ये आसानी से अधिशोषित होती है, इनकी अवशोषण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ये आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है। नंबर 2, अधिशोषक की मुक्त संयोजकताओं पर निर्भर करता है, आपको हमने बता ही दिया है कि किसी भी पृष्ठ पर जितना ज्यादा मात्रा में आपकी मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होंगी वहां पर अधिशोषण की मात्रा भी ज्यादा होगी, और जहां पर मुक्त संयोजकताओं की क्षमता संख्या कम होगी वहां पर आपके क्या कहते हैं, अधिशोषण की क्षमता क्या होगी, कम होगी। अगला पॉइंट नंबर 3 पे क्या है, यदि जो अधिशोषक है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। भाई ये देखो बोर्ड है, इस बोर्ड को देखेंगे, इस बोर्ड का एरिया इतना है तो इसमें ढेर सारा क्या कहते हैं अधिशोषित हो जाएगा। अगर मैं इस बोर्ड को आधा कर दूं, क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो आधे में जब एरिया इसका आधा हो गया तो अधिशोषण की मात्रा भी आधी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतने में जितना पदार्थ समा जाएगा वो इतने में थोड़ा समाएगा, क्योंकि इसका एरिया घट गया है तो अधिशोषण की क्षमता क्या है, घट जाएगी। अर्थात यहाँ ध्यान रखेंगे कि अधिशोषण की क्षमता अपने क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखेंगे अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा घट जाएगी। तो इतना कुछ हमने आपको यहाँ पर पृष्ठ रसायन में आपके अधिशोषण पे हमने स्पीच कर दी, और आगे इसके बाद हम फ्रेंडलिक का रूल जो है आपका उसका डेरिवेशन आपको बताएंगे। अब इसको मैं बिगाड़ता हूँ। तो देखिए छात्रों, अब आपको हम फ्रेंडलिक अधिशोषण वक्र बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण वक्र, अर्थात अधिशोषण की परिघटना का फ्रेंडलिक ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया और एक ग्राफ उन्होंने दिया था। क्या दिया था, दाब और उसकी मात्रा, अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच में जो संबंध स्थापित किया था उसको क्या कहते हैं, फ्रेंडलिक का वक्र कहते हैं। अब फ्रेंडलिक ने देखें इस स्थिति पर आपके एक्स अक्ष पे उन्होंने दाब को लिया था और वाई अक्ष पर उन्होंने क्या है,
उसकी मात्रा को लिया था, क्या था, पदार्थ की अधिशोषित मात्रा को लिया था, और दाब को बढ़ाया और मात्रा को बढ़ाया तो उनको ग्राफ क्या मिलता है, ये मिलता है, क्या मिलता है, ग्राफ कर्व टाइप में ये ग्राफ मिलता है। और इस ग्राफ को x/m बराबर kp और x/m बराबर k p पे पावर 1/n या x/m बराबर k के रूप में हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है, पहले से ही प्रदर्शित कर रखा है। तो आपके जो फ्रेंडलिक थे उन्होंने क्या बताया था कि यदि स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात हमारी जो मात्रा x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल p पे पावर 1/m प्राप्त होता है, या x/m एज इक्वल टू k इंटू p पे पावर 1/n। जहां पे आपका जो k है ना, क्या है, k आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक, क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, क्या है, नियतांक है। अब ध्यान देंगे, अगर मैं दोनों पक्षों पे लाग ले लेता हूं, क्या लगता हूं, दोनों पक्षों पर लाग लेता हूं, दोनों पक्षों पर लॉग लेने पर, क्या है, लॉग लेने पर तुम फिर से यही लिख देते हैं इक्वेशन को, x/m इक्वल k इंटू पी पे पावर 1/m। तो यहाँ पे लिख देंगे log x/m इक्वल, यहाँ पे क्या कर देंगे, log k इंटू पी पे पावर 1/n। इसको चूंकि हमको मालूम है कि log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n, तो एक बार ये हो जाएगा, एक बार इसको रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, log x/m इक्वल टू log k प्लस log p पे पावर 1/n। चूंकि ये भी हम जानते हैं कि log m पे पावर n बराबर क्या होता है, n log m होता है, क्या होता है, n log m होता है। तो फिर से लिख देंगे log x/m इक्वल log k प्लस 1/n log p। यदि इस समीकरण को आप किसमें, y बराबर mx प्लस c पे रख के देखें, क्या है, यदि समीकरण को y बराबर mx प्लस c पर रखें, तो ध्यान देंगे y बराबर क्या बनेगा, क्या है, y बराबर log x/m, ठीक। और m बराबर क्या बन जाएगा, m बराबर 1/n हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर log p हो जाएगा, और c बराबर क्या बन जाएगा आपका, log k, क्या है, c बराबर आपका log k हो जाता है। तो अब इसको बिगाड़ दो, इसके आगे इसकी 3 कंडीशन है, वो कंडीशन भी आपको बता देता हूं मैं। यदि अति न्यून दाब है, क्या है, यहां ध्यान देंगे, यदि दाब अति न्यून है तो ध्यान देंगे आपका क्या बनेगा, x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल p, क्या है, तो ये बन जाएगा x/m बराबर k इंटू p हो जाएगा, ये ध्यान देने की बात है, ठीक। यदि मध्य दाब है नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे यदि दाब मध्य है, ठीक,
इसके प्रेशर की बात है, ध्यान रखें। यदि आपका प्रेशर न्यून है तो आपका ये x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल P या x/m बराबर Kp हो जाएगा। यदि इसका दाब आपका मध्य में है, मिडल पे है, तो ये क्या बन जाएगा आपका x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल P पे पावर 1/n या x/m इक्वल K इंटू P पे पावर 1/n, अर्थात आपका जो ये दाब था वही आपका ये प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यदि आपका दाब क्या है, अति उच्च है, ये ध्यान रखेंगे। यदि इस दाब को मैंने हाई प्रेशर पे कर दिया तो क्या प्राप्त होगा, यदि दाब अति उच्च है तो ये क्या बन जाएगा x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या बन जाएगा P0, ठीक, या x/m बराबर K इंटू P0। यदि आप ध्यान रखेंगे क्योंकि P0 बराबर 1 तो x/m बराबर K प्राप्त आपका मान प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये फ्रेंडलिक का आपका जो एक क्वेश्चन है, वक्र है, वो आपको इस तरह से प्राप्त होती है और इसकी तीनों कंडीशन हम इस तरह से आपको समझ गए होंगे। एक बार मैं थोड़ा सा और जनरली बता दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। यदि आप स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा जो है उसके परम दाब के अनुक्रमानुपाती होती है तो x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p पे पावर 1 माइनस 1/n होता है, या Kp P पे पावर 1/n। यहाँ पे x आपके अधिशोषण की मात्रा है, अधिशोष की मात्रा है, और m आपके अधिशोषक की मात्रा है, और K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। दोनों पक्षों के यदि लॉग ले लेते हैं तो ये संख्या में आप देखेंगे log x/m इक्वल टू log, ये पोर्शन रख देंगे। अब देखेंगे log x/m और ये देखें log m इंटू n, यहाँ पे मैंने जो रखा था वही मान रखा कि m इंटू n, तो log m प्लस m के रूप में दर्शा देंगे। log x/m बराबर log k प्लस ये पावर आगे आ जाएगी आपकी पावर, क्योंकि log m पे पावर n बराबर n log m होता है, तो आपका क्या है 1/n आपका आगे आ जाएगा और log p पीछे चला जाएगा। यदि समीकरण को y बराबर mx प्लस c पर हम रख दें तो आपका वो मैंने बिगाड़े दिया है पहले ही, इसके बाद आ गया। चलिए कोई बात नहीं, खैर अपना बैक करके रिवर्स करके देख लें उसमें। तो यदि दाब को न्यून आप रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, दाब को मध्य में रखेंगे तो आपका ये मान प्राप्त हो जाएगा। यदि दाब को आप आज उच्च कर देते हैं तो आपका ये मान इस तरह से प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये समझ में भी आ गया होगा आपको कि किस तरह से अधिशोषण होता है, और अधिशोषण के बाद जो है तो फ्रेंडलिक ने इसके लिए वक्र क्या स्थापित किया। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी इम्प्रेस कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।